कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग नए टॉपिक में, नए वीडियो में नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टोमाटा और उसका स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि जो स्टोमाटा ओपन कैसे होता है और क्लोज कैसे होता है और इसका क्या क्या मैकेनिज़्म है, इसके बारे में सीखेंगे। तो यदि आप वीडियो को नए वॉच कर रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए नए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो गार्ड सेल्स जो होता है जब टर्जिड हो जाता है, यानी गार्ड सेल्स जो है पूरी तरीके से जब पानी से फूल जाता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में स्टोमाटा जो है वो ओपन हो जाता है। और जब गार्ड सेल्स जो है वो पूरी तरह से, जब उससे पानी आउट बाहर चला जाता है तो फ्लैसिड हो जाता है, यानी शेप साइज़ जो है उसका वो छोटा पड़ जाता है। स्ट्रेंथ कम हो जाने के कारण जो है वो गार्ड सेल्स जो है पोर फिर से क्या हो जाता है, उसका क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो जनरली ये स्टोमाटा, जनरली ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा जो होता है वो डे के टाइम में होता है और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जो होता है वो आपको नाइट में दिखेगा। लेकिन कैम प्लांट के केसेस में ये केसेस ही उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि कैम प्लांट में आप जानते हैं कि जो स्टोमाटा जो है वो जनरली, कैम प्लांट के केस में जो है स्टोमाटा जो है वो नाइट के टाइम में ओपन होता है, बट डे के टाइम में जो होता है वो क्लोज होता है। ये क्यों क्लोज होता है ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है। यदि आप वीडियो को नए वॉच कर रहे हैं तो फिर से इससे पिछला वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि जो ये तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट थ्योरी इसमें कुछ है जो कि स्टोमाटा के मूवमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी देता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग फर्स्ट थ्योरी के बारे में देखें और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला थ्योरी जो है वो फोटोसिंथेसिस ऑफ गार्ड सेल हाइपोथेसिस है। इसके बारे में चलिए कुछ सीखते हैं। इसमें आप सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये थ्योरी दिया गया था किसके थ्रू, तो ये दिया गया था, इसके थ्रू ये थ्योरी दिया गया था। इस थ्योरी में आप ये देखिएगा कि जो ये थ्योरी के अनुसार जो है गार्ड सेल्स जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस होने की वजह से उसमें क्या होगा, शुगर का प्रोडक्शन होगा, यानी स्टार्च बनने जा रहा है गार्ड सेल के अंदर, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगा। तो गार्ड सेल्स में जो है आपको ग्लूकोज स्टार्च की संख्या जो है वो इंक्रीज होगा। और आप जानते हैं कि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल्स जो है वो सेल का वो सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, यानी जितनी ज़्यादा संख्या में जो है ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगा गार्ड सेल के अंदर, उतनी ज़्यादा अमाउंट में आपको ये जो है आपको ऑस्मोटिक पोटें उसका सेल का वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो एडजेसेंट सब्सिडरी सेल्स जो रहता है उसमें भी इंक्रीज होगा। और नेक्स्ट आप इसमें ये देखिए कि जो वाटर्स जो है वो इंटर करेगा गार्ड सेल से फ्रॉम सब्सिडरी सेल की ओर, तो फिर से वाटर इंडोस्मोसिस के कारण जो है ये वाटर इंटर करेगा। इसी वजह से क्या होगा, उसमें टर्जिडिटी आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टोमाटा जो है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ये देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो जितना भी कैम प्लांट है उसमें स्टोमाटा जो है ओपन होता है आपको डार्क यानी नाइट के टाइम में, और क्लोरोप्लास्ट जो है मोनोकोट का, उसमें आप ये देखते हैं कि गार्ड सेल्स
जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। नॉन फंक्शनल यानी इनएक्टिव होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। तो इसमें कैसे होगा आखिर? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर से जो है वो आगे चीज़ें दिया गया है इसमें। चलिए सबसे पहले हम लोग दूसरा थ्योरी जो देखेंगे वो है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। यानी स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से ये स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है। इसमें चलिए नया कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट तो हम लोग जो थ्योरी देखने वाले हैं वो स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी देखने वाले हैं। यानी स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से जो है स्टोमाटा ओपन होता है, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो ये थ्योरी जो है वो प्रपोज्ड किया गया था किसके थ्रू? शायर के थ्रू। ये थ्योरी जो है वो प्रपोज्ड किया गया था। इस थ्योरी के अनुसार जो है जो अमाउंट ऑफ शुगर जो है गार्ड सेल्स के अंदर इंक्रीज होता है डे टाइम के में, और जो है एंड स्टार्च जो है वो होता है इंक्रीज नाइट टाइम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो इसका डिटेल्स जो स्टडीज जो है वो दिया गया था कि स्टडी ऑफ द चार्ज वो चेंज, ये चेंज कैसे होता है वो दिया गया था किसके थ्रू? साई के थ्रू ये दिया गया था। नेक्स्ट आप इसमें ये देखिएगा एंड सर्च हाइड्रोलिसिस थ्योरी जो है, ये स्टार्च हाइड्रोलिसिस थ्योरी जो है इसके अनुसार ये शाये जो है वो स्टार्च कन्वर्ट होता है शुगर के अंदर, शुगर में, जो एंड ड्यूरिंग डे टाइम के अंदर ये चीज़ होता है, क्योंकि डे टाइम के अंदर जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर पीएच ज़्यादा होता है, पीएच ज़्यादा होता है और शुगर जो है वो चेंज हो जाता है स्टार्च में। लेकिन नाइट टाइम के दौरान क्या होता है कि जो पीएच जो है कम हो जाता है गार्ड सेल के अंदर, यानी गार्ड सेल के अंदर जो है पीएच चेंज हो जाता है। और इसकी वजह से क्या हो, क्योंकि जो ये CO2 जो है उसका जो है स्टोमाटा ओपन रहता था तभी तो CO2 बाहर जाता था, एटमॉस्फेयर के में रिलीज होता था। यदि स्टोमाटा क्लोज है तो फिर से CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, यानी CO2 का अकोमोलेशंस हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा उसके अंदर पीएच जो है वो लो हो जाएगा। जो भी CO2 है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके और कार्बोनिक एसिड्स फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से जो है उसका पीएच जो है वो नाइट टाइम के दौरान जो है वो पीएच गार्ड सेल की डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, इसी वजह से जो है वो स्ट्रिक्ट किया गया था दैट चेंज टेक प्लेस होता है किसके दौरान? ये फोटोफॉस्फोलाइसेंस एंजाइम, और इसमें जो एंजाइम रिक्वायरमेंट होता है वो फोटोफॉस्फोलाइसेंस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट आप इसमें ये देखिएगा कि जो इंग एंड टूम जो है सपोर्टेड किया गया था इस थ्योरी को प्रेजेंस ऑफ फोटोफॉस्फोलाइसेंस एंजाइम्स इन गार्ड सेल्स, जिसकी वजह से ये चीज़ें होता है। नेक्स्ट जो है इसका रिएक्शंस दिया गया है। इसमें आप ये देखते हैं कि जो स्टार्च जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जो है वो pH 7.5 पे जो है वो रिएक्ट किया गया है, इससे और फॉर्म किया है कि ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट को फॉर्म किया है, और जो कि गार्ड सेल के अंदर इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, इसका एंट्रीज जो होता है वाटर का वो गार्ड सेल में इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से गार्ड सेल की टर्जिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से स्टोमाटा जो है वो फाइनली इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो है, और फिर से इसमें कुछ कमियां रहने के कारण जो है इस थ्योरी को मॉडिफाइड किया गया था। स्टेवार्ट जो है इस थ्योरी को पुनः जो है वो मॉडिफाइड किया। इसके अनुसार जो है स्टेवार्ट किंग जो है 1964 में ये क्या नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि जो
टेवर्ड्स जो है इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए इसमें कुछ सीन देखते हैं। इसमें आप ये देखिएगा कि जो स्टेवर्ड्स के अनुसार जो है ये थ्योरी दिया गया था किस टाइम, तो ये थ्योरी दिया गया था 1964 में, ये थ्योरी दिया गया था। इसके अनुसार जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है गार्ड सेल का वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो ग्लूकोज 1,6 को कन्वर्ट करने के लिए, ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वो इसको रिएक्शंस के थ्रू दिखाया गया है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है किस में, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शंस दिया गया है इसमें ये इसके थ्रू ये बोला गया है कि जो, और ये देखते हैं कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट्स जो है फॉस्फेटेस एंजाइम के प्रेजेंस में जो है कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, और ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने की वजह, पोटेंशियल हाई होने की वजह से जो है वो गार्ड सेल्स में इसका ग्लूकोज के कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर होता है। और फाइनली क्या होता है, वो गार्ड सेल्स जो हो जाता है वो टर्जिड हो जाता है। टर्जिड होने की वजह से जो है स्टोमाटा जो है वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग ये नेक्स्ट जो फिर से इसको रिएक्शंस के थ्रू दिखाया गया है, ग्लूकोज जो है वो एटीपी के साथ रिएक्ट करता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च में नाइट के दरमियान। और फाइनली जो है वो स्टोमाटा जो होता है वो क्लोज हो जाता है। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में देख लें, और नहीं सॉरी ऑब्जेक्शंस इसका क्या है उसके बारे में देख लें। इसमें जो इसका जो ऑब्जेक्शंस है वो ये था कि जो स्टार्च जो है वो एब्सेंट होता है गार्ड सेल्स के अंदर। कुछ मोनोकॉट्स हैं जैसे कि ओनियन हो गया, इस केस में एब्सेंट होता है। तो आखिर इसमें ये चीज़ें कैसे होता है, इसको फिर से ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें ये बोला गया था कि जो फॉर्मेशंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो ऑब्जर्व किया गया था ड्यूरिंग कुछ स्टोमेटल ओपनिंग के दौरान जो है वो ऐसा देखा गया था। इसलिए ये थ्योरी में जो है ये कमियां थी, जिसकी वजह से ये थ्योरी को जो है वो नेगलेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट जो थ्योरी दिया गया था वो है पोटासियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी, और या इसी को बोला जाता है एक्टिव प्रोटॉन पंप मैकेनिज्म भी बोला जाता है। और ये थ्योरी जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो आपको पूरी डिटेल करवाता है कि जो आप स्टोमाटा कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है, इसका कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। इसलिए ये थ्योरी जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। इस थ्योरी में हम लोग ये देखते हैं कि जो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये थ्योरी दिया गया था किसके थ्रू, तो ये थ्योरी जो है वो दिया गया था लेविट के थ्रू। ये थ्योरी दिया गया था 1973 से 1974 के दौरान जो ये थ्योरी दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये जो है मॉडर्न और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है स्टोमाटा क्लोज और ओपन होने के मैकेनिज्म को डिटेल करने में। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये दिया गया था, फर्स्ट जो है फोजिनस जो है ऑब्जर्व किया कि जो दैट इन्फ्लक्स जो है पोटासियम आयन का गार्ड सेल्स के अंदर जो है ड्यूरिंग ऑस्टोमाटा जब ओपन होता है यानी स्टॉप्ड हो जाता है गार्ड सेल में पोटासियम का एंट्री। ये बोला गया था किसके थ्रू, ये फिशर और इसके थ्रू ये जो है ये चीज़ें बोला गया था। नेक्स्ट आप इसमें ये देखिएगा कि डिटेल स्टडी जो है इसके थ्रू कराया गया था कि जो ये फेनोमेना जो है वो डन होता है किसके थ्रू, लेविट के थ्रू होता है, जो कि प्रपोज्ड किया किस चीज़ को, तो ये प्रपोज किया कि जो दिस थ्योरी के इस थ्योरी के अनुसार जो है स्टोमाटा ओपन होता है वो कुछ मैकेनिज़म्स नीचे दिए गए हैं, उस मैकेनिज़म्स के थ्रू ये
दिखाया गया है कि जो स्टोमाटा कैसे ओपन होता है। इसमें सबसे पहला स्टेप्स जो है, इसमें आप ये देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है, यानी जो भी ग्लूकोज बना था वो एंजाइम के प्रेजेंस में बनाता है, फॉस्फोइनोल पायरावेट बनाता है, और वो जो है वो रिएक्ट करता है CO2 से, और जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड्स में, वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखते हैं कि जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड्स जो है, जो वो कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड्स के अंदर, और मैलिक एसिड्स जो है वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है, यानी H+ उसका एक्सचेंज होते रहता है H+ के साथ। तो जब H+ आ जाता है तो मैलिक एसिड्स बन जाता है। जब H+ से रिप्लेस हो जाता है पोटासियम्स के थ्रू, तो वो बन जाता है मैलेट आयन। और ये पोटासियम हाइड्रोजन का जो एक्सचेंज होता है वो ATP के प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखते हैं कि जो मैलेट जो है पोटासियम से रिएक्ट करता है और बनाता है क्या, तो ये बनाता है पोटासियम मैलेट को बनाता है। और फाइनली जो है सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज, कंसंट्रेशन जो है ग्लूकोज का इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण वाटर का एंट्री जो है वो गार्ड सेल के अंदर इंक्रीज कर जाता है, और जिसकी वजह से जो है वो गार्ड सेल टर्जिट हो जाता है। और टर्जिट होने के बाद जो है वो फाइनली जो है वो स्टोमाटा जो है वो ओपन कर जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो आखिर ये स्टोमाटा क्लोज कैसे होता है। तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जो है वो प्लांट में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो कुछ हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन्स, जो कि एक्ट करता है उसके ऊपर, और फाइनली जो है स्टोमाटा को क्लोज करवा देता है। वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड्स जो हैं वो एक्ट होते करते हैं किस पे, गार्ड सेल पे एक्ट करता है, और जो है विच इन्फेक्ट्स द एक्सचेंज ऑफ, जो कि इसके एक्सचेंज को रोक देता है, और जो है वो पोटासियम हाइड्रोजन एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पाता है, जिसके रिजल्ट से जो है वो इसका एक्सचेंज ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो है स्टोमाटा ओपनिंग नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह हैंस स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो जाएगा, इसके एक्सचेंज को ही ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से जो है स्टोमाटा यानी इसका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। इसका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो pH ऑफ गार्ड सेल्स जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा मैलिक एसिड्स की वजह, एक्यूमुलेशंस की वजह से, और मैलिक एसिड के एक्यूमुलेशंस की वजह से pH डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो स्टोमाटा फाइनली जो है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसको फिगर के थोड़ा दिखाया गया है, अब फिगर में देख लीजिए इसे। तो फिगर में आप ये देखें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जो वो कन्वर्ट हुआ पेप में, और पेप्स जो है वो CO2 से रिएक्ट किया पेपकेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो माइलेट बनाया और 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज किया, और जो है हाइड्रोजन क्लोरीन एक्सचेंज हुआ। ये वैक्यूल में ये चीज़ें हो रही थी, और ये इधर जो है स्टोमाटा से लाइन इंटर किया, और H+ के साथ ये इधर वैक्यूल के अंदर इंटर कर गया। और नेक्स्ट में आप ये देखते हैं कि जो पोटासियम इंटर करता है, और हाइड्रोजन जो है वो गार्ड सेल्स के बाहर जाता है, और इस प्रक्रिया में जो है ये जो है वो आपका एक्टिव प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस के दरमियान जो है वो एनर्जी की कंजम्पशंस होता है, और एनर्जी जो है वो ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है, अब इसका कुछ पॉइंट्स बच गया है जो कि हम लोग देख लें। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जब हाई कंसंट्रेशन जब हो जाएगा पोटासियम आयन की गार्ड सेल्स में, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है पोटासियम आयन, जिसकी वजह से जो है क्लोरीन आयन का आना ज़रूरी पड़ जाएगा बैलेंस बनाने के लिए, यानी एंड माइलेट आयंस जो है गार्ड सेल्स का वो भी इंटर करेगा। नेक्स्ट जो वो दिया गया था क्या, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है कैल्शियम एब्सिसिक एसिड्स, जो है वो सेकंड मैसेंजर मोड्स है, और ये दिया गया था, इसके थ्रू दिया गया था
1985 ईस्वी में ये थ्योरी दिया गया था। नेक्स्ट जो है इसमें आप ये देखिएगा कि जो ये जो है मॉडर्नली एक्सप्लेन करता है कि जो स्टोमाटा क्लोज कैसे होता है। ओनली केवल क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को जो है ये एक्सप्लेन करता है। अब इसमें ये देखते हैं कि जो स्टोमाटा जो है वो ओपन करता है ड्यूरिंग नाइट में। सकुलेंट प्लांट्स जितने भी हैं उसमें ये कैसे होता है, इस चीज़ को ये थेरी एक्सप्लेन करता है। एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डे के दौरान कैसे होता है उसको ये थेरी एक्सप्लेन करता है। इसमें ये देखिए कि जो नेचर्स ऑफ स्टोमाटा जो है वो ऑब्टेन किया जाता है सक्सेसिव सॉरी। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि जो कैम प्लांट्स में ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मेशंस होता है नाइट के दौरान। नाइट के दौरान जो है वो कैम प्लांट के अंदर जो है वो एब्सिसिक एसिड्स का फॉर्मेशंस होता है जो कि ब्रेक कर जाता है डे के टाइम, और CO2 को जो है वो लिबरेट करता है, जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपेरेशंस को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला फैक्टर्स जो है इसमें वो है लाइट। अब हम लोग ये देख लें कि जो लाइट कैसे अफेक्ट करता है ट्रांसपेरेशंस को, इसके बारे में आप ये देखिएगा कि जो बहुत सारे प्लांट्स जो है स्टोमाटा ओपन करता है डे के टाइम में, लेकिन इसका एक्सेप्शंस है। जितना भी सकुलेंट्स ज़ीरोफिटिक प्लांट्स है उसमें जो है क्लोज होता है स्टोमाटा डे के टाइम में और ओपन होता है डार्क के टाइम में। इसमें आप ये देखिए एंड क्लोज होता है डार्क के टाइम में जनरली प्लांट में, और ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा जो है वो कंप्लीट होता है इन अ प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट के अंदर, एंड रेड लाइट इसमें भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो ब्लू लाइट जो होता है मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है काउज स्टोमाटा को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर्स है। यदि लॉट फील्ड होगा यानी जिसकी वजह से जो है स्नो हो, टेम्परेचर्स का वो जो है वो कोशेंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा 2 से, और स्टोमाटा को जो है वो क्वेश्चन फैक्टर्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा 2 से, जिसकी वजह से स्टोमाटा को जो है वो ओपन कर देगा। नेक्स्ट जो फैक्टर्स है वो कंसंट्रेशंस ऑफ CO2, ये कैसे अफेक्ट करता है तो इसके बारे में आप ये देखिएगा कि जो स्टोमाटा जो है ओपन होता है जिसकी वजह से कंसंट्रेशंस ऑफ CO2 स्टोमाटा के अंदर जो है वो कम होता है। लेकिन जब स्टोमाटा क्लोज हो जाता है जिसकी वजह से जो है CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पीएच जो है उसका वो डाउन हो जाता है। इसलिए ये भी जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। नेक्स्ट है कुछ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं। अब कौन कौन से हार्मोन्स हैं इसके बारे में आप ये देखिए। सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं वो है साइटोकाइनिन। वो जो है एज ए हार्मोन है जो कि इंड्यूस करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को। ये जो है इंक्रीज करता है इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, और ये जो है स्टिमुलेट कर देता है स्टिमुलेशन ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को। नेक्स्ट जो आप ये हार्मोन्स देखिएगा वो है एब्सिसिक एसिड्स। ये जो है वो स्टिमुलेट करता है स्टोमाटा को क्लोज करने के लिए, और ये हार्मोन्स जो है वो अपोज करता है इंडक्शन इफेक्ट साइटोकाइनिन को जो है वो इफ़ेक्ट कर देता है। नेक्स्ट आप ये देखिएगा कि जो एब्सिसिक एसिड्स जो है वो अफेक्ट करता है परमिएबिलिटी ऑफ गार्ड सेल को भी जो है ये अफेक्ट कर देता है, जो कि प्रिवेंट करता है फ्लक्स ऑफ H+ आयन को, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है H+ आयन, और इंक्रीज पोटासियम आयन जिसकी वजह से जो है वो
स्टोमाटा जो गार्ड सेल पीएच जो है गार्ड सेल की डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट आप ये पॉइंट इसमें ये देखिएगा कि जो क्लोरीन आयंस जो है वो भी प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल को स्टोमाटा मूवमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो एवंस जो है वो मेंशन किया गया है, जो भी फैक्ट्स वो ऑल्सो पाया जाता है कि इसमें हाई अमाउंट ऑफ CO2 में जो ये फैक्ट भी देखा जाता है। नेक्स्ट आप इसमें ये देखिएगा कि जो एब्सिसिकेटिस जो है वो फॉर्म होता है ड्यू टू हाई वाटर स्ट्रेस की वजह से, है ना, क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ में देखा जाता है। नेक्स्ट जो है वो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अब कैसे अफेक्ट करता है स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग के दौरान। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो स्टोमाटा जब ओपन होता है, जब स्टोमाटा ओपन होता है लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए, तो बहुत ही वाइड प्रेजेंस होता है ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर्स में, जिसकी वजह से जो है वाटर का लॉस कम होता है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी ही कम हो जाएगी, तो जैसे कि आप इक्विलिब्रियम में आप इसको यदि पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। यदि इक्विलिब्रियम कोई किसी बंद कंटेनर में वाटर को रख देते हैं, तो एट फर्स्ट क्या होता है कि जो वाटर्स जो है वो कन्वर्ट होता है गैसेस फॉर्म में, और गैसेस वाटर और लिक्विड वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। उसके बाद यदि उसमें आप ये देखिएगा कि जो और जब आप वाटर को मतलब प्रेशर्स जो बन रहा है गैसेस जो है लिक्विड का, वो आप बराबर टाइम पे रिमूव कर दे रहे हैं, तो रेट ऑफ इवोपरेशंस जो है वो इंक्रीज ही करते जाएगा। लेकिन आप यदि उस वेपर को रोक के रखे हैं, यानी कवर्ड है कंटेनर पूरी तरीके से, तो उसका रेट ऑफ इवोपरेशंस जो है वो डाउन हो जाएगा। ठीक उसी तरह इसमें भी इफ़ेक्ट होता है कि जो जब एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी मतलब ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंस जो है वाटर का लॉस कम होता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में यदि ह्यूमिडिटी कम हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है प्लांट उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो बैलेंस जब वो ह्यूमिडिटी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करता है, और जो है वो जिसके कारण वो सारा का सारा पानी जो है वो ट्रांसपेरेशन के थ्रू लॉस कर देता है। इसलिए जो ह्यूमिडिटी जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। और जब काफ़ी ज़्यादा पानी इसके थ्रू रिलीज होने लगता है, तो प्लांट के पास तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है, जिसकी वजह से उस स्टेट में क्या हो जाता है, उस स्टेट में स्टोमाटा को जो है वो क्लोज कर देता है। उसी तरह विंड भी रिस्पॉन्सिबल है आप इसके लिए स्टोमाटा और क्लोजिंग के लिए। इसमें आप ये देखिएगा कि जब एटमॉस्फेयर में जब हवा की रफ्तार जब ज़्यादा होता है, इसके दौरान क्या होता है सरफेस एरिया जो है लीफ के, उसके ऊपर जो ह्यूमिडिटी है वो बराबर कम होते रहता है अमाउंट में, तो जिसकी वजह से है वाटर जो है वो प्लांट्स जो है वो ह्यूमिडिटी बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हवा जो है उसको ह्यूमिडिटी को कम कर देता है बराबर। इसी केस में इसी तरह क्या होता है, जब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर का लॉस हो जाता है, तो प्लांट जो है अब थक जाता है पानी देते देते, जिसकी वजह से जो है वो स्टोमाटा को वो फाइनली क्लोज कर देता है। नेक्स्ट जो है अब हम लोग फैक्टर देखने वाले हैं ट्रांसपेरेशंस के, कौन कौन से जो हैं वो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशंस को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपेरेशंस के रेट को अफेक्ट करता है। तो इसमें इस फैक्टर को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कुछ ऐसे फैक्टर्स हम लोग देखेंगे जो कि एक्सटर्नल यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जो कि ट्रांसपेरेशंस के रेट को अफेक्ट करता है। दूसरा कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इंटरनल हैं, तो उसको हम लोग इंटरनल फैक्टर्स के नाम से जानते हैं, और उसको भी हम लोग देखेंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में आप सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो टेम्परेचर्स जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो उस एटमॉस्फेयर की वो डिक्रीज कर जाएगी, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर जाएगी, और प्लांट जो है उस ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कराने की वजह कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो है
और यदि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ह्यूमिडिटी कम होगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवोपरेशंस यानी जो है वाटर के जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ट्रांसपेरेशन रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह जो है ये ह्यूमिडिटी को, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है वो अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट में आप इसको क्या क्या स्टेटमेंट में दिया गया है इसके हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो ये बोला गया है कि जो इसमें आप ये देखिएगा कि जो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, जो कि रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन जो होता है वो हाइयर होता है लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पे, जबकि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी यदि ज़्यादा होगी तो ट्रांसपेरेशन की रेट भी जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट आप ये देखिएगा ये डिक्रीज कर जाएगा रेट ट्रांसपेरेशन की रेट, यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो ट्रांसपेरेशन की रेट जो है वो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन जो है वो हाई होता है कब, गर्मी के टाइम में, लेकिन रेनी सीजन्स में आप ये देखते हैं कि जो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन जो है वो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है ट्रांसपेरेशंस को, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप ये देखिएगा कि ट्रांसपेरेशंस जो है टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ट्रांसपेरेंस रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। यूँ ही आप इक्विलिब्रियम से इसको भी समझ सकते हैं कि जो रेट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता था किस पे, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था। और ठीक इसी तरह इसमें भी देखा जाता है कि वाटर का जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हाई रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। नेक्स्ट आप इसको क्या क्या स्टेटमेंट में दिया गया है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप ये स्टेटमेंट में बोला गया कि जो वैल्यू ऑफ क्यूटेंस जो है वो ट्रांसपेरेशन का 2 होता है, इट मीन्स इंक्रीज। इसके कारण ये इसका मतलब ये हुआ कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली डबल कर जाता है। ये चीज़ें केमिकल काइनेटिक्स में भी आप देखे थे कि जो रेट ऑफ जो टेम्परेचर जो है किस तरह से रेट पे डिपेंडेंट होता है, उसी को टेम्परेचर कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें बोला गया है कि जो वाटर का इवापोरेशन जो है वो वाटर का वेपर का होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो एयर का वो इंक्रीज़ कर जाता है जब टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। तब रिजल्टिंग में क्या होगा कि तो ट्रांसपेरेशन की रेट जो भी है जो वो इंक्रीज़ कर जाने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो कंट्रीज इसमें कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन एयर की इंक्रीज कर जाएगा एट ए लो टेम्परेचर पे, तो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन जो है उस कंट्री में कम होने जा रहा है। नेक्स्ट जो फैक्टर्स है वो लाइट जो है वो इंड्यूस स्टिमुलेट्स करता है किसको, तो वो स्टिमुलेट करता है रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन को, जिसकी वजह से जो है लीफ का हीट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन जो है फाइनली इसकी वजह से जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट्स जो दिया गया है वो एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो ट्रांसपेरेशन की जो है वो दिया गया, ब्लू एंड रेड लाइट में एक्शन स्पेक्ट्रम दिया गया जिस जो भी है वो भी जो है वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आप ये देखिए कि रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन जो होगा वो फास्ट होगा किस में, ब्लू लाइट के केस में देन रदर रेड लाइट के कंपेरिजन्स में, क्योंकि स्टोमाटा जो है वो कम्प्लीटली ओपन होता है, फुली कैपेसिटी है ना, ब्लू लाइट जब हाई होता है उस केसेस में। नेक्स्ट जो है विंड वेलोसिटी, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे इसको, विंड वेलोसिटी भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ ट्रांसपेरेशंस के। यदि विंड वेलोसिटी कम होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशंस कम होगा, यदि विंड वेलोसिटी ज़्यादा कर हो जाएगा जिसकी वजह से जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसको स्टेटमेंट में ये बोला गया कि जो ट्रांसपेरेशंस जो होगा वो लेस होगा वाटर, बट यदि विंड वेलोसिटीज जो
है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन जो ही है वो ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे जो वाटर्स जो है जितना भी ह्यूमिडिटी रहेगा उसको रिमूव कर देगा, फिर से प्लांट उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा। इसी प्रक्रिया में जो है वाटर वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लूज़ करेगा, और एक लिमिटेशंस के बाद प्लांट जो है अपना स्टोमाटा को फाइनली क्लोज कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ट्रांसपेरेशन जो है वो इंक्रीज कर जाता है जब हाई विंड वेलोसिटी होता है, यानी विंड की स्पीड्स जो है वो 30 से 50 किलोमीटर पर आवर यदि हो, तो उस केस में जो है विंड ट्रांसपेरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। बट लेटर इसके कारण क्या हो जाता है, कॉज स्टोमाटा को जो है वो क्लोज होना पड़ता है ड्यू टू मैकेनिकल इफेक्ट की वजह से, और ट्रांसपेरेशन जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है फाइनली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किस तरह से अफेक्ट करता है ट्रांसपेरेशंस को, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें सब पॉइंट्स जो ये बोला गया है कि जो यदि स्पीड्स ऑफ एयर इंक्रीज करता है, स्पीड्स ऑफ एयर यदि इंक्रीज करता है, तो एटमॉस्फेरिक भी क्या होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो होगा वो लिफ्ट में डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो वाटर का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेशन जो भी है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट आप ये देखिएगा कि जो यदि विंड का प्रेशर जो है वो कम पड़ जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें ये देखिएगा कि रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन जो ऐसा पाया जाता है कि जो मैक्सिमम होता है हाई जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है उस केस में, यानी हिली एरिया के केसेस में ये जो है वो दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट आप ये देखिएगा कि जो ट्रांसपेरेशन रेशियो क्या होता है, इसके बारे में देख लें। तो ट्रांसपेरेशन रेशियो यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर ट्रांसपायर पर मोल ऑफ CO2 असिमुलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेशन रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट्स जो देखने वाले, इसमें आप ये देखिएगा कि जो रेशियो ऑफ लॉस ऑफ वाटर्स जो होगा, तो फोटोसिंथेसिस के केस में वो CO2 फिक्सेशन जो होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेशन रेशियो, टीआरएस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है वो जो ट्रांसपेरेशन रेशियो जो है वो लॉ होता है किसमें, C4 प्लांट के केसेस में इतना देखा जाता है, वाइल C3 के केस में आप ये देखिएगा ट्रांसपेरेशन रेशियो जो होता है वो इतना के केस में देखा जाता है। डैट मीन्स कि ये बोला गया कि C4 प्लांट्स जो है वो कंजर्व करता है वाटर को इफ़िशियंटली फोटोसिंथेसिस के दौरान। नेक्स्ट जो है जितना भी कैंप प्लांट्स होते हैं उसमें आप ये देखते हैं कि जो सबसे कम होता है ट्रांसपेरेशन रेशियो 50 से 100 के में ही रेंज में पाया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ट्रांसपेरेशन के रेट को रेगुलेट करता है। अब ये कौन कौन से कंपाउंड्स हैं इसके बारे में देख लें। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि रिड्यूस कर देता है रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन को, यानी इन सभी एजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट एजेंट बोलते हैं। यानी ये जो है एंटी ट्रांसपेरेंट कौन कौन से हैं, इसमें आप ये देखते हैं कि जो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट्स या इसको PME के नाम से भी दर्शाया जाता है, और नेक्स्ट उसी तरह है एस्पिरिन, या इसी को बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड्स। एस्पिरिन जो है वो कॉमन नेम है, लेकिन IPAC नेम है, लेकिन सैलिसिलिक एसिड्स जो है वो कॉमन नेम है। और उसी तरह है जो है वो FCC के एसिड्स, ये भी जो है वो ट्रांसपेरेशन को रोकने का काम करता है। अगला जो है वो है ऑक्सी मिथाइलिन सिलिकॉन ऑयल जो है, ये भी जो है वो ट्रांसपेरेशन के रेट को डाउन करता है। नेक्स्ट जो देखिएगा कि ये जो है
CO2 जो है ये भी जो है ट्रांसपेरेशंस को रेट को डाउन करता था। और विस्कस नेक्स्ट ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसमें नहीं दिए गए हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि धुलकन धुलकन वगैरह भी जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशंस को डाउन करता है। नेक्स्ट जो है प्लास्टिक वगैरह, ये भी है जो ट्रांसपेरेशंस के रेट को डाउन करता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे पौधे क्या होते हैं सड़क के किनारे रहते हैं, उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे धूलकण उस पौधे पे के प्लांट के जो भी लीफ हैं उस लीफ के सरफेस एरिया पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो स्टोमाटा क्लोज होने की रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रांसपेरेशन जो है वो भी इन डाउन कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो PMS जो है वो क्लोज कर देता है स्टोमाटा को मोर देन 2 वीक पार्शियली जो है वो क्लोज कर देता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो एंटी ट्रांसपेरेंट जो है यूज़ किया जाता है ड्राई फार्मिंग के लिए, जो है ये एंटी ट्रांसपेरेंट जो है वो यूज करता है। लो नेक्स्ट जो है वो इंटरनल फैक्टर अब कौन कौन से हैं वो जो कि रेट को ट्रांसपेरेशंस के रेट को अफेक्ट करता है। इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे ये फैक्टर्स जो है वो कंसर्न करता है कंसर्न द विथ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट के ऊपर ये कंसर्न करता है। और जो कि नीचे कुछ फैक्टर दिया गया है उसको हम लोग सबसे पहले ये दिया गया है कि जो ट्रांसपेरेशंस एरिया यानी उस लीफ की कितना एरिया है उन उसके थ्रू ये बोला गया है कि जो ये जो ट्रांसपेरेशंस एरियाज जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशंस को लीफ का एरियाज जो है वो ट्रांसपेरेशंस को अफेक्ट करता है पर लीफ ओवरऑल जो है वो रिड्यूस कर देता है ट्रांसपेरेशंस को। नेक्स्ट आप इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट्स वो दिए गए हैं वो है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जैसे कि एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीफ एंड लीफ का ओरिएंटेशंस कैसा है, ये भी जो है वो ट्रांसपेरेशंस के रेट को अफेक्ट करता है। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऑफ लीव्स जो हैं जो कि ट्रांसपेरेशंस को डाउन कर देता है, जो कि नीचे दिए गए। सबसे पहले इसमें आप ये देखेंगे कि स्टोमाटल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टोमाटा का, उसके ऊपर में ये डिपेंड करता है। सबसे पहले आप इसमें ये देखिएगा कि जो ट्रांसपेरेशंस जो है वो अफेक्ट होता है किसके थ्रू, बाय स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टोमाटा से। पोजीशन ऑफ स्टोमाटा क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। दो स्टोमाटा के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर भी ये डिपेंड करने जा रहा है। स्टोमाटा कितना है पर यूनिट ऑफ एरिया में कितना नंबर ऑफ स्टोमाटा है उस पर भी ये डिपेंड करेगा। एंड एक्टिविटी ऑफ स्टोमाटा क्या है इस पॉइंट पर भी जो है वो डिपेंड करता है। ये सारा फैक्टर्स जो है स्टोमेटल कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है हम लोग वो स्टेबिलिटी यानी स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, यानी सरफेस नंबर ऑफ स्टोमाटा पर यूनिट एरिया को जो है वो ऐसे इसके इक्वेशंस में दर्शाया गया है। और ऐसा जो है वो स्टोमेटल इंडेक्स है, यानी स्टोमेटल इंडेक्स इक्वल्स नंबर ऑफ स्टोमाटा पर यूनिट एरिया अपॉन नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन अ सेम एरिया में कितना है, उससे जो है वो स्टोमेटल इंडेक्स इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट जो है फैक्टर्स हम लोग देखने वाले हैं वो है वाटर स्टेटस लीफ कितना है उसको, वो जो भी है वो भी जो है वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर आप ये देखिएगा कि जो रूट शूट रेशियो यानी जिस प्लांट में रूट शूट का रेशियो जो है वो हाई होगा तो ट्रांसपेरेशंस की रेट भी जो है वो हाई होने जा रहा है, लेकिन एक लिमिट तक। यानी इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स जो देखने वाले हैं वो है रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन जो है वो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग
रूट सूट रेशियो, जितना भी रूट सूट रेशियोज जो है वो जितना वैल्यू इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन भी जो है वो डिक्रीज करेगा इसका वैल्यू, रूट सूट का वैल्यू, तो उतना भी रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन जो है वो डिक्रीज की। सिंपली इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि जितने भी प्लांट है उस प्लांट में आप ये देखिए कि वाटर के रूट हेयर्स की सहायता से रूट में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो पाता है, और यानी रूट का सरफेस एरिया वो कम हो जाएगा, रूट ही कम हो जाएगा और लीफ इंक्रीज हो जाएगा, तो यानी जो है पानी कम ही अमाउंट में एब्जॉर्व कर पाएगा, और पानी यदि कम अमाउंट में एब्जॉर्व कर पाएगा जिसकी वजह, और ये सूट यदि ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसपैरेशन के थ्रू जो है वो रिलीज़ करेगा। इस केस में क्या है जो प्लांट सूख जाएगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट केस इसमें ये बनता है कि यदि अभी सूट का रेशियो हाई था, अभी क्या होता है नेक्स्ट केस में आप ये देखिएगा कि जो रूट का पार्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है और सूट की पार्ट जो है वो कम हो जाता है। इस केस में वाटर की एब्जॉर्प्शन तो ज़्यादा होगी, बट ये ट्रांसपैरेशन की जो है वो रेट कम हो जाएगी, चूँकि सरफेस एरिया जो है वो सूट का एरिया जो है वो कम कर दे रहे हैं इस केसेस में। तो उस केसेस में जो है पानी का एब्जॉर्प्शन तो होगा बट ट्रांसपैरेशन ही नहीं होगा। इस केस में भी जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन जो है वो डिक्रीज़ करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है विथ इंक्रीजिंग रूट सूट रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है जिसको आप देख लें कि जो लीफ ऐसा देखा गया है कि जो फाउंड किया है लीफ टू रिड्यूस ट्रांसपैरेशन, लीफ की वजह से जो है ट्रांसपैरेशन से कम हो जाता है। कुछ लीव्स हैं जैसे कि ये लीव्स है जैसे कि लीव्स ऑफ स्पाइन, यदि लीफ के शेप को चेंज कर दिया जाए तो उसकी वजह से जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन जो है वो डिक्रीज कर जाता है। जैसे कि आप देखते हैं यदि लीफ का सरफेस एरिया घटा दिया जाए यानी कम कर दिया जाए, यानी लीफ क्या हो जाएगा, स्पाइनी नेचर का हो जाएगा। यानी पाइनस वगैरह के केसेस में आप देखते हैं कि जो लीफ जो है वो स्पाइन के फॉर्म में होते हैं, तो उस केस में जो है वो ट्रांसपैरेशन जो है वो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिए कि लीफ ऑफ ट्रांसफॉर्म इनटू नीडल के फॉर्म में यदि हो जाता है तो उस केसेस में भी जो है वो ट्रांसपैरेशन डाउन हो जाता है, जैसे कि पाइनस का एग्जांपल्स दिया गया है। नेक्स्ट अब जो हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग लीव्स बाय बंडल सेल्स एग्जांपल्स, इसका हो जाएगा, इसका ये एग्जांपल हो जैसे कि पी में हो जाएगा। देखते हैं आप नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्मॉलेस्ट, यदि लीफ का साइज ही यदि कम कर दिया जाए तो उस केस में भी जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन जो है वो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट जो है आप इसमें ये देखिए यदि प्रेजेंस ऑफ थिकनेस ऑफ वैक्स जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए लीव्स के ऊपर तो भी जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन को डाउन कर देता है। ये चीज़ें देखा जाता है बानियान ट्री में, ये चीज़ें देखा जाता है। नेक्स्ट कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें, आप ये देखिएगा कि जो ट्रांसपैरेशंस ऑफ ओल्डर स्टेम और फ्रूट में जो होगा वो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटिन सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो लॉस ऑफ वाटर थॉट ट्रांसपैरेशन से इंक्रीज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपैरेशन का ये डेफिनेशंस है। नेक्स्ट पॉइंट्स आप इसमें ये देखिएगा कि जो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होगा ट्रांसपायर होगा बाय यूनिट एरिया ऑफ लिप सरफेस इन यूनिट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपैरेशन इनफ्लक्स कहते थे, राइट। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। यदि आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।